हेलो बच्चों। तो कैसे हैं? आज हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि सेल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में अगर बात करें तो सेल क्या है, क्या फंक्शन है इसका, क्या काम है। वही अगर हम बात करें कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं तो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल से बने हैं तो उसको मल्टी ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर बात करें अपने लाइफ में तो सेल क्या करता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल करता है, डेवलप करता है, राइज होता है। एक सेल हटता है तो दूसरा सेल डेवलप हो जाता है। ये फंक्शन है सेल का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब बात कर ले हम कि डिस्कवरी किसने किया था सेल का। तो फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था सेल का। वही बात करें, एंटोन वॉन लेeuwenhoek साहब थे जिन्होंने पहली बार फर्स्ट डिस्क्राइब किया सेल के बारे में। ठीक है, लिविंग सेल जो था, आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में सेल चैप्टर में, तो देखा था और डिस्क्राइब किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग सेल को। वहीं पर बात करें कि रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया था। अगर रॉबर्ट ब्राउन साहब का बात करें हम, तो उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस का, जो कि मेन फंक्शन था। वहीं अब बात करते हैं सेल थ्योरी का, कि अब सेल तो सब लोग बता रहे हैं कि यहां पर पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, प्री एग्जिस्टिंग होता है। बात करें कि उसी टाइम एक साइंटिस्ट आए थे, मैथाई स्केल्टन साहब, जो कि 1838 में जर्मन बोटानिस्ट थे। उन्होंने बोला कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। इतना कहकर वो चुप हो गए। फिर उसके बाद आए स्वान साहब, उसी टाइम थोड़ा सा बाद में 1839 में, जो कि ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। अब जूलॉजिस्ट थे तो डिस्कवरी तो जाहिर सी बातें बनती है। उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद बोला कि प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं। इन्होंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने होते हैं और सेल एराइज करते हैं, सेल को एराइज करते हैं, बनाते हैं, उन्होंने बोला। फिर ये दोनों मिलकर एक थ्योरी दिए, थ्योरी को फॉर्मुलेट किए, ठीक है, बनाए दोनों मिलकर, स्केल्टन साहब और स्वान साहब ने। तो सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड हुआ वहां पर कि भाई सेल नाम का कोई चीज भी होता है। दोनों ने मिलकर किया, तो ये पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाया। इन्होंने, दोनों साइंटिस्टों ने जो बोला था कि ऐसा ऐसा होता है, सेल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में होता है, डिफरेंट काइंड के होते हैं, तो एक्सेप्टेबल नहीं रहा, उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाया, मीडिया में इंपैक्ट नहीं डाल पाया, जिसके वजह से उन दोनों साहब का थ्योरी थोड़ा वायरल नहीं हुआ। जिस तरीके से आप देखेंगे कि अभी रील्स वायरल होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी हटके बनाए, थोड़ा सा आजकल देखते ही है कैसा रील्स बनता है, तो उम्मीद है कि ऐसा आप नहीं बनाए, ठीक है, ऐसा बनाए कि स्लोली डेवलप करे, बहुत ही इंपैक्ट हो सोसाइटी में, उस तरीके के वीडियो बनाए, उस तरीके के लेक्चर बनाए, ताकि सोसाइटी में इंपैक्ट पड़े और अच्छी अनुभव हो उन सब चीजों से। तो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ही 1855 में रुडोल्फ वेर्को साहब आते हैं,
उन्होंने कहा कि सेल होता है, स्वान साहब और स्केल्टन साहब का थ्योरी को ही फॉर्मुलेट कर दिए, उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। जो थ्योरी दोनों ने दिया था तो उन थ्योरी को इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये रुडोल्फ वेरको साहब ने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला उसको कहते हैं। ठीक है भाई, तो इतना तो सेल थ्योरी में हो गया, तो सेल थ्योरी का जन्म हो गया। ठीक है, डिस्क्राइब हो गया भाई कि सेल थ्योरी कैसे हुआ, कैसे फॉर्मुलेट हुआ, किन्होंने डिस्क्राइब किया, ये बता दिए। तो फिर एनसीईआरटी बोलती है, और इन्होंने बोला, लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोड्यूस सेल, सेल से बने होते हैं और सेल को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पहले ही बोल चुके थे मिथाई साहब, स्केल्टन साहब ने। ठीक है, और बोला गया, जो कि रुडोल्फ वेरको साहब ने बोला कि ऑल सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, पहले वाला मर जाता है, हट जाता है, दूसरा उसके जगह पर आ जाता है। ठीक है, तो ये बात उन दोनों ने कहा, उसके बाद ये डिस्क्राइब हुआ। अगर ओवरव्यू देखा जाए सेल्स के बारे में, तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट किसको कहते हैं? यूकैरियोट इसको कहते हैं जिसमें मेम्ब्रान होता है, मेम्ब्रान बाउंड न्यूक्लियस होता है, उसके यूकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट जिसको कहते हैं जिसमें मेम्ब्रान बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसको प्रोकैरियोट कहते हैं। यही बात कर ले कि यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर साइटोप्लाज्म का कहें तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में, अब देखिएगा, जो कि बहुत बार नीट में आया है। ठीक है, पूछा गया है कि ये लाइन आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना, अरेना मीन्स जोन ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। दोनों में एक्टिवेट करने के लिए कैपेबल है ये। ठीक है, अब बात करें कि यूकैरियोट के अंदर कौन कौन से बॉडी पाए जाते हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और माइक्रो बॉडीज पाया जाता है। वहीं अगर बात करें हम प्रोकैरियोट का, तो प्रोकैरियोट में ये सब नहीं पाया जाता है, लैक होता है। ठीक है, ये सब मेम्ब्रान नहीं पाया जाता है, ये लैक होता है। अब यही बात करें हम कि राइबोसोम का, तो राइबोसोम दोनों कंडीशन में पाए जाते हैं, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि कैसे हो सकता है राइबोसोम, कैसे से हो सकता है? जी हाँ, जिसमें ये क्या होता है कि नॉन मेम्ब्रान बाउंड ऑर्गेनेल होता है, इसमें मेम्ब्रान नहीं होता है, इसके वजह से ही ये दोनों कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये ओवरव्यू रहा सेल का, तो आप इसको जल्दी से नोट करें। शेप का बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको साइज और शेप पूछ देता है सेल का कि कौन सबसे लार्जेस्ट है, कौन सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो यही बात करें हम, तो साइज का अगर बात करेंगे तो साइज में माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल होता है, उसका डायमीटर होता है आपको 0.3 मिलीमीटर लेंथ होता है। ठीक है, वहीं हम बात करें बैक्टीरिया का, तो 3 से 5 मिलीमीटर होता है लेंथ इसका। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल अगर बात करता है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल का बात करें अगर हम, तो एक ऑस्ट्रिच। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल का मींस आरबीसी का अगर बात करें तो 7.0 मिलीमीटर इन द डायमीटर में लेंथ मापा जाता है। वहीं बात करें हम नर्व सेल का, तो नर्व सेल हमारा सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो ये हमारा कुछ साइज एंड शेप रहा
ठीक है, अब बात करते हैं हम कि प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। प्रोकैरियोट जो रहता है सेल बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिम्यूनो लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका पीपीएलओ का। ठीक है, ये क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है एंड फास्टली रैपिडली मल्टीप्लाई होता है मोर देन द यूकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है कि फास्टर देन मल्टीप्लाई होता है यूकैरियोट सेल से। तो ये हमारा कुछ प्रोकैरियोट के बारे में था। अब बात करते हैं हम यूकैरियोट के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल में हम देख रहे थे कि इसमें ऑल प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंगी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं बात करें अगर हम, तो यूकैरियोटिक सेल क्या करता है कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व करता है, न्यूक्लियर का इन्वॉल्व करता है। बात करें कि यूकैरियोटिक सेल सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, सब चीज में डिफरेंट होता है। जैसा कि देख ले अगर हम, तो एनिमल सेल क्या होता है कि सेंट्रियोल होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है डिवीजन करने के लिए। बट हायर प्लांट में अगर देखें हम, हायर प्लांट में तो क्या होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। प्लांट एंड एनिमल सेल को अगर बात कर रहे थे कि ये डिफरेंट कैसे होता है, तो सेंट्रियोल के वजह से, सेंट्रियोल के वजह से ही डिफरेंट होता है। तो ये हमारा फंक्शन है यूकैरियोट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। के बारे में बात करें तो बायोमेडिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन 3 टाइप के लेयर से बना होता है। पहला है लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के लेयर से बना रहता है। वहीं बात करें कि ह्यूमन बींग्स में इरेथ्रोसाइट की मात्रा मीन्स प्रोटीन 52% होता है, और वहीं बात करें लिपिड का तो लिपिड 40% होता है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, तो 3 लेयर से बना होता है, जो कि एक लेयर लिपिड का होता है, देन उसके बाद सैंडविच की शेप में, सैंडविच आप देखे होंगे, सैंडविच बेटा ये मान सकते हैं हम, ठीक है, ऊपर ब्रेड है, नीचे ब्रेड, बीच में उसका माल है, मटेरियल है। तो ये सैंडविच का मॉलिक्यूल देखेंगे जो कि सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन होगा, जो कि अगर प्रोटीन का बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉन पर वो दिखता है, और बाई लेयर फॉस्फोलिपिड को देखें हम तो 35 डिग्री के एंगस्ट्रॉन पर दिखता है। बात करें कि फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको एम्फोपैथिक बोलते हैं। अब एम्फोपैथिक क्यों बोलते हैं, एम्फोपैथिक इसलिए बोलते हैं हम कि 2 उसके हेड होते हैं और एक टेल होते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको एम्फोपैथिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बात करें हम कि फ्लूइड मॉडल के लिए, जो कि अरेंज होता है बाइलेयर के फॉर्म में, ठीक है, तो इसको डिस्कवर किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, जो कि 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में आप देखेंगे, जो कि लेटेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल था ये। अगर बात करें इसको अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मॉडल कि प्रोटीन अरेंज रहता है फॉस्फोलिपिड में, प्रोटीन जो हमारा अरेंज किस में रहता है, फॉस्फोलिपिड में रहता है, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड का बात करें, जैसे फ्लूइड मॉडल हमारा अरेंज था बाइलेयर में, उसी को अगर फॉस्फोलिपिड का बात करें हम, तो मेन कंपोनेंट था सेल मेम्ब्रेन का, फॉस्फोलिपिड मेन कंपोनेंट था, ठीक है। क्वासी फूड नेचर लिपिड था, जो कि इनेबल था कहां पर, लेटरल मूवमेंट के लिए। प्रोटीन जहां पर होता था ओवर बाय लेफ्ट, वहां पर लेटरल मूवमेंट के लिए ये प्रेजेंट रहता क्वासी फूड नेचर। इसमें बात करें कि 2 हेड होते हैं, एक तो टेल होते हैं, पोलर साइड में होते हैं, टुवर्ड होते हैं, और इनर साइड में जो होते हैं हमारा हाइड्रोफिलिक होता है टेल, एक हेड और एक टेल, 2 इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि फ्लूइड मॉडल किस लेयर में होता है, तो बाई लेयर के फॉर्म में आपको बताना है। अगर
मेनली पूछता है ये कि लिपिड कितना होता है, तो 52%, सॉरी 40%, और प्रोटीन 52% आपको बताना है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रहा हमारा कि फ्लूइड-मोसिक मॉडल से करते हैं कि सेल वॉल की। तो सेल वॉल में कौन कौन सा सेल वॉल आता है, ये किस चीज से बना है, ये सेल वॉल से बना है। कि कह रहा है कि नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को ही सेल वॉल कहते हैं। नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है, इसी को सेल वॉल कहते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर से जो बनता है। ठीक है, तो सेल वॉल वर्क करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, वर्क करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसी को एक बार एग्जाम में पूछ दिया था नीट में। ठीक है, एक्सोस्केलेटन किसको कहते हैं, एक्सोस्केलेटन किसको कहते हैं, तो सेल वॉल को ही कहते हैं। अब बात करेंगे हम कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, जो मेम्ब्रेन सिस्टम है ऑर्गेनेल्स का डिस्टिंक्ट टर्म एंड स्ट्रक्चर फंक्शन डेवलप करता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डेवलप करता है। बिकॉज किस लिए कि वो फाइंड होता है, कोऑर्डिनेट फाइंड होता है, फंक्शन जो करता है कोऑर्डिनेट करता है, इसीलिए ये इंडो मेम्ब्रेनिक सिस्टम का फंक्शन है। अब बात करें कि इसमें कौन कौन सा सेल इंक्लूडेड है, सिस्टम कौन कौन सा इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड के ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये चीज चारों आपको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में मिलेगा, इसी चीज से बना हुआ है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ईआर के नाम से हम बोलते हैं, इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या होगा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टिन्नी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसी को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी में देखना बेटा, वहां पर मिलेगा। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, अगर कंपोनेंट की बात करें हम, तो सिस्टर्ना, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स मेन इसके कंपोनेंट हैं। किसके कंपोनेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखते हैं कि ईआर रेर का, तो रेर और शेर के बारे में अगर डिफरेंशिएट करें तो रेर मीन्स होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर साइड पर हमारा बियर होता है। जैसे कि आप एनसीईआरटी में देखना, ये काम क्या करता है, रेर हमारा जो रहता है, रेर ठीक है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, सिक्रेशन करता है। वहीं अगर हम बात करें शेर का, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका नाम है पूरा, जिसको शेर कहते हैं, रेर और शेर। ठीक है, तो शेर बेटा वो मत समझ लेना शेर, ठीक है, ये शेर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सिंथेसिस करता है लिपिड का, लिपिड का सिंथेसिस करता है। अब बात करते हैं हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स का या गोल्गी अपर्चर का। तो इसका डिस्कवरी किसने किया था, कैमिलो गोल्गी ने किया था, जो अपने नाम पर ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कैमिलो गोल्गी नाम दे दिए थे, कमीनो नहीं बेटा, कैमिलो। ठीक है, 1898 में आपने देखा होगा न्यूक्लियस के पास ये पाया जाता है। ये होता है स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो फ्लैट होगा, डिस्क शेप होगा। एंड सिस्टर्ना अगर बात करें तो 0.5 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर का डायमीटर होता है। ये सिस्टर्ना प्रेजेंट होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। अब वहीं हम बात करें लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन का बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है बेटा। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि लिपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये 3 टाइप के आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल या एटीपी करेंसी कहते हैं। सेल विद इन सेल से बना होता है, जो कि इनर कंपार्टमेंट में जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, होमोजेनियस सबस्टांस से बना रहता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। देन उसके बाद इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग होता है, फोल्ड होता है, उसको क्रिस्टिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कैसे होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन करता है। कैसा? एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में बात किया जाए कि राइबोसोम कितने एस में पाया जाता है, तो 70 एस में पाया जाता है, जो कि कंपार्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए होता है? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है राइबोसोम। ठीक है, तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ फंक्शन रहा। हम अगर प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड किस चीज से बना रहता है? यूग्लेनोइड से बना रहता है और प्लांट से बना रहता है। अगर टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के अगर होते हैं, ठीक है। पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे जो कैरोटीनॉइड से बना, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड से बना रहता है, पिगमेंट से बना रहता है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहता है? फोटोसिंथेसिस के लिए रहता है, कि अपना फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना पाए, ताकि अपना ग्रोथ कर पाए। वहीं अगर बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो ये फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, जो कि कैरोटीन ज़ैंथोफिल में पाया जाता है एंड अदर में प्रेजेंट रहता है। किसमें प्रेजेंट रहता है? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स में। वहीं अगर हम देखा जाए तो ये प्लांट को कलर देता है, कलर प्रोवाइड करता है, येलो, ग्रीन, ठीक है, ऑरेंज, रेड कलर का ये कलर प्रोवाइड करता है। वहीं बात करें हम ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये कलरलेस पिगमेंट है, प्लास्टिड है, जो कि शेप एंड साइज में प्रोवाइड होता है और न्यूट्रिशन को स्टोर किए रहता है। राइबोसोम का, तो मेनली राइबोसोम आरएनए का बना रहता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और प्रोटीन का बना रहता है। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होता है, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूकैरियोट, एक प्रोकैरियोट। जो कि यूकैरियोट 80s का होता है, शब्द वर्ग होता है, एस मीन शब्द वर्ग, ठीक है, और प्रोकैरियोट जो कि 70s का होता है। अब राइबोसोम की बात कर रहे हैं, तो राइबोसोम में हर कंपोस्ट एक स्मॉल एक लार्ज होता है। कंपोनेंट देखा जाए तो एक स्मॉल एक लार्ज होता है, जो कि आप यहां पर देखेंगे 80s है। 80s अगर उसको डिवाइड किया जाए, जोड़ा जाए, ठीक है, डिवाइड करके जोड़ा जाए फिर, तो 60s का बनता है प्लस 40s इक्वल टू होता है 80s, और 70s प्रोकैरियोट देखा जाए तो 50s प्लस 30s का होता है। यहीं पर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं कि ये 60s प्लस 40s इक्वल टू 100s होना चाहिए था, लेकिन 80s होता है, और 50s प्लस 30s इक्वल टू 80s होना चाहिए था, जो कि 70s होता है। बात करें सिलिया एंड फ्लैजिला की, तो दोनों में डिफरेंस अगर देखें, तो डिफरेंस अगर सिलिया में देखा जाए तो सिलिया स्मॉलेस्ट होता है साइज में, जो कि 5 to 10 मिलीमीटर का होता है। और वहीं बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला लॉन्ग होता है, अप्रोक्सीमेट अप टू 150 मिलीमीटर का होता है। नंबर में सिलिया वेरी हाई होता है, और नंबर में फ्लैजिला का बात करें हम तो वेरी लो होता है, फ्यू इन नंबर में होता है। सिलिया कोऑर्डिनेट मैनर में होता है, फ्लैजिला जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, फ्लैजिला इंडिपेंडेंटली होता है। सिलिया का बात करें तो लोकोमोशन, अटैचमेंट एंड फीडिंग एंड सेसेशन में काम करता है, और फ्लैजिला की बात करें तो ओनली लोकोमोशन में ये काम करता है। तो ये हमारा डिफरेंस रहा सिलिया एंड फ्लैजिला के लिए। अब बात करें हम सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल में, तो हायर प्लांट में सेंट्रोसोम अब्सेंट रहता है, जैसा कि आप देखेंगे। ये डिप्लोसोम होता है, पाया जाता है कहां पर? आउटसाइड द न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाया जाता है। ये अरेंजमेंट की बात करें तो 9+0 का अरेंजमेंट होता है। एक को बोलते हैं हब
जो सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रियोल से कनेक्ट रहता है, हब बोलते हैं। फिर उसके अगले पार्ट को ट्रिपलेट पेरिफेरल को क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेल यूनिट इंड होता है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछें। ऑल द बेस्ट।